United States military began major combat operations in Iran. जब दुनिया में कहीं बॉम्ब गिरता है तो हमें सिर्फ मौत, चीखें और जली हुई इमारतें नजर आती हैं। हम टीवी स्क्रीन पर बच्चों को रोते हुए देखते हैं। 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. लेकिन दुनिया के कोने में खामोश एसी वाले कमरों में बैठकर कुछ लोग इस तबाही को देखकर मुनाफा गिन रहे होते हैं। जहां हमें एक घर तबाह होता नजर आता है, वहां उन्हें उनके नए वेपन सिस्टम का एक सक्सेसफुल लाइव डेमो नजर आता है। जहां हमें मौत दिखती है, वहां उन्हें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रोथ नजर आती है। Every airstrike leaves more families displaced. For many, it means constantly moving from one place to another. For them, a shelter today may be unsafe. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जंग ने अफगानिस्तान, इराक और लिबिया को मिट्टी में मिला दिया, उसने अमेरिका की चंद डिफेंस कंपनीज को दुनिया का सबसे अमीर वॉर मशीन कैसे बना दिया? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया में जितनी ज्यादा तबाही मची है, इन कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस उतनी ही ज्यादा ऊपर गई हैं। ये कहानी शुरू होती है 1941 में। आज के अमेरिका और उस वक्त के अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क था। उस वक्त अमेरिका जंग से कोसों दूर रहना चाहता था। उनकी आर्मी इतनी छोटी थी कि पुर्तगाल जैसा मुल्क भी उससे आगे था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर होने वाले हमले ने सब कुछ बदल दिया। It starts with an horrific surprise attack, then spreads like a tidal wave. Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. naval base at Pearl Harbor, Hawaii. अमेरिका गुस्से में था, लेकिन डरता भी था, क्योंकि बड़ी कंपनी जंग के लिए हथियार बनाने को तैयार नहीं थी और उनका डर जायज भी था। अगर वो करोड़ों डॉलर लगाकर फैक्ट्रीज खोलते हैं और कल को जंग खत्म हो जाती है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ यूएस गवर्नमेंट ने एक ऐसी गेम खेली जिसने दुनिया को हमेशा के लिए जंग का गुलाम बना दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गारंटीड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बड़ा सिंपल था, आप हथियार बनाओ, जितना खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट देगी और उसके ऊपर 10% या 15% मुनाफा अलग से देगी। यानी जितनी लंबी जंग उतना बड़ा खर्चा और उतना ही ज्यादा मुनाफा। अब आप सोचिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका फायदा किस चीज में है? सस्ता टैंक बनाने में या महंगा? जाहिर है महंगा। जितना ज्यादा खर्चा उतना ज्यादा मुनाफा। इस एक फैसले ने अमेरिका की पूरी इंडस्ट्री को बारूद का आदी बना दिया। यह दुनिया का वाहिद बिजनेस था जिसमें लॉस का कोई खतरा ही नहीं था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। सब ने सोचा अब दुनिया में सुकून होगा, लेकिन अमेरिका एक ऐसी मुश्किल में फंस चुका था जिसका हल सिर्फ मौत थी। अमेरिका की 40% इकोनॉमी अब सिर्फ हथियार बनाने पर चल रही थी। 17 मिलियन लोग, यानी हर 10 में से एक अमेरिकन का घर इसलिए चलता था क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग हो रही होती थी। अमेरिकन पॉलिटिशियंस को एक कड़वा सच समझ आ गया था, अगर जंग रुक जाती है तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, और अगर फैक्ट्री बंद होती है तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वो उन पॉलिटिशियंस को वोट नहीं देते। यानी अमेरिका के लिए अमन अब एक खतरा बन गया था। यानी अमेरिका के लिए पीस अफोर्ड करना नामुमकिन हो गया था। उन्हें अब एक नया दुश्मन चाहिए था, एक नया खौफ, और वो खौफ उन्हें मिला सोवियत यूनियन की सूरत में। और यहाँ से शुरू हुई द कोल्ड वॉर। प्रेसिडेंट डिवाइट डी आइजनहोवर ने अपनी आखिरी स्पीच में अमेरिकन कौम को खबरदार किया कि फौज और हथियार बनाने वाली कंपनीज के दरमियान दोस्ती हो चुकी है। उन्होंने इसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनीज और पॉलिटिशियंस मिलकर एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बना चुके हैं जो कभी नहीं रुकेगा। उन्होंने वार्न किया कि ये लोग मिलकर मुल्क की डेमोक्रेसी को खा जाएंगे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन सवाल ये था कि दुनिया को ये कैसे यकीन दिलवाएं कि हम पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी मकसद के लिए जंग कर रहे हैं। कोल्ड वार के उस खौफ को एक ब्रांड की सूरत दे दी गई और मार्केट में एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया, सेविंग डेमोक्रेसी के नाम से। इस नए बहाने ने अमेरिका को वो लाइसेंस दे दिया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी वार मशीन ले जाकर खड़ी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा निशाना बना वियतनाम, एक ऐसा मुल्क जहां के आम आदमी को शायद ये भी नहीं पता था कि वॉशिंगटन कहाँ है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका ने वहां
10 साल तक हर घंटे 45 टन बॉम्ब गिराए, 45 टन एवरी सिंगल आवर फॉर 10 ईयर। लेकिन आखिर क्यों? ताकि बेल हेलीकॉप्टर जैसी कंपनीज की सेल 10 मिलियन से 2 बिलियन तक पहुंच जाएं, ताकि रिथॉइन जैसी कंपनीज के स्टॉक आसमान को छूने लगे। वियतनाम में अमेरिका ने 50 से 90 बिलियन डॉलर्स खर्च किए, जो आज के हिसाब से ट्रिलियंस बनते हैं। नतीजा क्या निकला? लाखों वियतनामियंस मारे गए, 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स तबाह हुए। लेकिन वॉर कंपनीज ने तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। वियतनाम के बाद भी अमेरिका नहीं रुका। चलें आपको 1983 की एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। ये जरा तस्वीर देखें। इसमें डोनाल्ड रम्सफेल्ड सद्दाम हुसैन से हाथ मिला रहे हैं। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पैसे दिए, जहरीली गैस दी और हथियार दिए ताकि वो ईरान को तबाह करे। फिर डिप्लोमेटिक काम निकल गया तो 2003 में इसी सद्दाम हुसैन को दुश्मन बनाकर इराक को राख के ढेर में बदल दिया गया। अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग चली। अमेरिका ने वहां 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए। आपको लगता होगा ये पैसा अफगानिस्तान की तमीर में लगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस रकम का एक बड़ा हिस्सा सीधा पेंटागन के कॉन्ट्रैक्टर्स की पॉकेट्स में गया। एक ऐसा वेल्थ ट्रांसफर जो हिस्ट्री में कैसे देखा गया आपके सामने है। अगर आपने 2001 में $10,000 शेयर मार्केट में लगाए होते तो वो आज शायद $50,000 होते, लेकिन वही $10,000 अगर आपने लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसी टॉप 5 वॉर कंपनीज में लगाए होते तो आज वो $1 लाख से ज्यादा होते। इन कंपनीज के लिए पीस एक बिजनेस लॉस है। इनके लिए हर गिरता हुआ बॉम्ब एक डिविडेंड है। इन 20 सालों में लाखों लोग मरे, करोड़ों बेघर हुए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ ट्रांसफर खामोशी से हो गई। गरीब टैक्स पेयर का पैसा चंद अमीर सीईओज की पॉकेट में चला गया। दुनिया को आज भी यही लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से जंग हार चुका है। हम टीवी पर देखते हैं कि कैसे 20 साल बाद अमेरिका खाली हाथ वापस चला गया और तालिबान ने दोबारा कब्जा कर लिया। दुनिया कहती है कि अमेरिका को इस जंग से कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। अगर आप इन डिफेंस कंपनीज के बैंक अकाउंट देखें तो ये उनकी तारीख की सबसे बड़ी जीत थी। उनका मकसद कभी जंग जीतना था ही नहीं, उनका मकसद जंग को खींचना यानी लंबा करना था, क्योंकि जितनी लंबी जंग होती उतना ज्यादा स्पेयर पार्ट बिकेंगे, उतने ज्यादा बॉम्ब बनेंगे और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। उनके लिए ये 20 साल मुनाफा कमाने का एक सुनहरी मौका था और वो उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल किया। आज दुनिया के हालात देखें, यूक्रेन हो, गाजा हो या ताइवान का मसला हो, ये वार मशीन कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि जब तक मौत बिकती रहेगी तब तक खरीदने वाले मिलते रहेंगे। हमें लगता है कि हथियारों की रेस मुल्कों की हिफाजत के लिए है, लेकिन सच में ये रेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बारूद के ढेर पर बैठकर मुनाफा कमाते हैं। आज यूक्रेन हो, गाजा हो या कल कोई और मुल्क, ये वार मशीन कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि जब तक मौत बिकती रहेगी तब तक खरीदने वाले मिलते रहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है, क्यों वो बच्चों की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। शायद इसलिए क्योंकि इंसाफ में उतना मुनाफा नहीं है जितना बारूद में है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जिस वार मशीन को रोक सके, या हम सब सिर्फ बड़े बिजनेस प्लान का हिस्सा हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि खामोश रहना भी इस सिस्टम को सपोर्ट करना है। अगली बार जब आप न्यूज़ में कोई बॉम्ब गिरता देखें तो सिर्फ मलबा ना देखें, या वो सिर्फ बिल्डिंग्स को गिरते हुए ना देखें, वो $1 ट्रिलियन बिजनेस की एक और डील भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।